Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 4, London Academy of Professional Studies, डिप्लोमा अल्ट्रासाउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेक्चर फर्स्ट में अल्ट्रासाउंड की डिस्कशन हुई थी, ठीक है। सेकंड में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अटेन्यूएशन, सारे सेकंड लेक्चर के ये प्रूफ ट्रांजिस्टर। फिर थर्ड में हमने और चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन से प्रूफ हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्ट्रासाउंड। हम ज़्यादातर आप लोगों को खुद पता है कि अल्ट्रासाउंड हम किस एरिया की ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादा अल्ट्रासाउंड जो है वो हम पेट एब्डोमेन की ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्ट्रासाउंड हम बाकी जगह की नहीं करते, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्ट्रासाउंड हम करते हैं बाकी जगहों की, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने खुद देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड पेट यानी एब्डोमेन की होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, ठीक है। यानी एनाटॉमी, इस पर आता हो कि एनाटॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी की तरफ आता हूँ, ठीक है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि एब्डोमेन की एनाटॉमी मुझे बताओ, ठीक है। तो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। साथ में फिजियोलॉजी पर आएंगे कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे ये बताएं कि एब्डोमेन की यानी पेट की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो है आप बाद में करिए, पहले मुझे ये बताएं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्लिनिक साइट पर होते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए पहले से। तो अभी बता दो कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। और ये सब किन चीज़ों के लिए इस पर आते हैं। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी हम किस चीज़ की पढ़ेंगे, एब्डोमेन की। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि हम एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा करते हैं, तो हमें ये तीन चीज़ें एब्डोमेन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं कि एनाटॉमी कहते किसे हैं। एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम इंसान की जिस्म में देख सके कि इंसान का जिस्म किन किन ऑर्गन, किन किन अज़ा से बना हुआ है या कैसे कैसे बना हुआ है। इसमें सिर्फ ऑर्गन्स नहीं आते, इसमें हड्डियाँ यानी बोन्स भी आते हैं कि हम देख सकें कि ये बोन कैसे बना हुआ है, किन किन स्ट्रक्चर से, किन किन चीज़ों से बोन बना हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बोन कैल्शियम से बना हुआ है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि बोन को बनाने में हेल्प करती है। अभी इतना डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम स्टडी करें, पढ़ें किस चीज़ के बारे में, अबाउट स्ट्रक्चर। यानी कोई भी चीज़, स्ट्रक्चर कोई भी चीज़, उसमें ऑर्गन भी आ सकती है, उसमें खून के रगे भी आ सकती है, कोई भी चीज़ आ सकती है। स्ट्रक्चर यानी कैसे कैसे वो बना हुआ है। मिसाल के तौर पर ये है किडनी, ठीक है। तो किडनी की मैं एग्जांपल दूंगी। किडनी अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल ये है किडनी। अब ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये किडनी जो है ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है या कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं मिसाल दूँ कि किडनी का ये पार्ट, ये बाहर का पार्ट बिल्कुल आउटर की तरफ है, ठीक है। ये कैसे बना हुआ, देखिए बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो इसका एक अलग नाम होगा, क्यों, क्योंकि अलग है। अब जो इनर पार्ट है इसका अलग नाम होगा, ठीक है। अब ये जो किडनी है इसमें ये जगह अलग है, ठीक है, इसका अलग नाम होगा। इसके जो अंदरूनी कुछ भी चीज़ें वो अलग नाम होंगे। इसके साथ जो आप खून के रगे देख रहे हैं, ठीक है, इसके अलग नाम होंगे। तो एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, हम इन्हीं चीज़ों के नाम देखते हैं कि ये चीज़, इस चीज़ का नाम क्या है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हम उस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। अब ये भी एनाटॉमी है कि इस चीज़ का, इस स्ट्रक्चर का नाम किडनी है। ये भी एनाटॉमी है, किडनी यानी गुर्दा है। तो ये भी एक एनाटॉमी है। ये खून के रग, ठीक है, इसको मैं ब्लड वेसल कह सकता हूँ। ये भी एक एनाटॉमी है, ये भी एक नाम दिया गया है, ठीक है। फिर इसका ख़ास नाम होता है। जिस तरह अगर मैं मिसाल दूँ, जिस तरह आप सब लोग देख रहे होते हैं इन्वायरमेंट में इंसान बहुत है, लेकिन उन इंसानों में सबके अपने अपने नाम होते हैं। इस तरह ये खून के रग है, लेकिन इस खून के रग की, अपनी इस ब्लड वेसल की अपने स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम, अब अगर इनसे हट कर मैं बात करूँ, ये आप देख रहे हैं
ये हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारे चेस्ट रीजन में है, चेस्ट रीजन पे बिल्कुल सामने, ठीक है। चेस्ट तो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सामने ये सारी हड्डियाँ, इवन कुछ लोग इसको फील भी कर सकते हैं। तो इन हड्डियों के क्या क्या नाम हैं, तो ये भी एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, उसका नाम क्या है, वो कैसे कैसे बना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक आप महदूद रहें कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, या अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ठीक है, गुर्दा है, इसके अंदर बाकी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनके क्या नाम है, ये है एनाटॉमी, ठीक है। तो ये था एनाटॉमी। अब यहाँ मैंने बात की एनाटॉमी किस, एनाटॉमी यहाँ पर ऊपर मैंने बात की कि एनाटॉमी किस चीज़ की, एब्डोमेन की। तो सिर्फ यहाँ किडनी की बात नहीं होगी, क्योंकि एब्डोमेन यानी पेट में सिर्फ किडनी नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ देखिए एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन, ऊपर लिखा एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्डोमेन में स्टमक भी पाया जाता है, ये देखिए स्टमक पाया जाता है, ठीक है। स्टमक के साथ साथ स्प्लीन, ये और चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह ये सब जानते हैं, लिवर जिसे जिगर कहते हैं, ये भी पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एब्डोमेन यानी पेट में सिर्फ किडनी पाए जाते हैं। हम किडनी के बारे में स्टडी करेंगे। किडनी का एग्जांपल मैंने सबसे पहले इसलिए लिया कि अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा गुर्दे में जो पथरी होती है उसकी होती है, तो इस वजह से मैंने किडनी की एग्जांपल आप लोगों को सबसे पहले दी। बाकी अल्ट्रासाउंड जो है इस लिवर के लिए भी की जाती है, या इस पेट में कोई पानी जमा हो गया हो, ठीक है, उसे एब्सेस कहते हैं, वो भी उस पर आते हैं फिर आराम से कि कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह में। तो फिलहाल ये जान लें कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी इन जितने भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, इनके नाम को, और साथ साथ इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर है उनके नाम्स को, ताकि उनके नाम हम जान सके, तो इसे एनाटॉमी कहते हैं। यानी इसके स्ट्रक्चर को हम जान सके, इसको एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन सिर्फ ऑर्गन की बात मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर बोन्स की भी एनाटॉमी होती है। बोन्स मतलब बोन्स के भी अपने नाम होते हैं। साथ ही साथ खून के रगे जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो खून के रग, ये जो खून के रग हैं, यहाँ पर भी इसका भी अपना एक ख़ास नाम होगा। तो इन सारे नामों को पहचानने के लिए, या पहचानते हुए, या इन सारे जितने भी नाम हैं हम उन्हें पहचान सकें, इसे कहते हैं एनाटॉमी। फिर एनाटॉमी अगर मैं चेस्ट की करूँ, एनाटॉमी ऑफ चेस्ट, तो एनाटॉमी ऑफ चेस्ट में ये फेफड़े हैं, ठीक है, लंग्स जिसे कहते हैं, तो ये लंग्स भी आ गए। फिर लंग्स के अंदर फिर कौन कौन से चीज़ है, स्ट्रक्चर है, वो भी मैं पढ़ूँगा, तो उसे मैं कहूँगा एनाटॉमी ऑफ चेस्ट, ठीक है, या एनाटॉमी ऑफ थोरेसिक, इसे थोरेसिक भी कहते हैं, ठीक है। आप फिलहाल चेस्ट तक महदूद रहें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पर इसमें नहीं जाएंगे। अब मैं अगर एब्डोमेन की एनाटॉमी की बात करूँ, तो एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। तो मैं किसी भी एरिया की एनाटॉमी की बात करूँ तो मैं उसको नाम दूँगा। तो मेन कंसर्न हमारा मतलब आज जो टॉपिक है वो एब्डोमेन की है, तो यहाँ पर हम एब्डोमेन तक ही महदूद आज रहेंगे। तो ये था एनाटॉमी। अब आते हैं कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की तरफ आता हूँ कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो अब ठीक है, मुझे पता चल गया कि इस स्ट्रक्चर, इस ऑर्गन का नाम किडनी है, ठीक है, मुझे पता चल गया, लेकिन ये काम क्या करता है। तो एक ऐसा ऑर्गन काम क्या करता है, इसको कहते हैं उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी। यानी मैं अगर बात करूँ, ये किडनी जो है ये फिल्ट्रेशन की काम करती है, यानी फ़िल्टर करती है। यानी इस फिल्टर का मतलब हम जब भी पानी पीते हैं, ठीक है, उस पानी में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि उस पानी में कितना साफ़ है कितना साफ़ नहीं है, या अगर साफ़ है हमारे जिस्म के लिए कितना पानी चाहिए, कौन सा पानी चाहिए होता है, वो ये किडनी ही हमें बताती है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वाटर कूलर में फ़िल्टर्स लगे होते हैं। उस फ़िल्टर का मकसद ये होता है कि सिर्फ साफ़ पानी आपको मुहैया करे, बाकी जो साफ़ पानी नहीं है उसको निकालें, उसको हटाएं, ठीक है। तो किडनी भी यही फ़िल्ट्रेशन का काम करती है कि किडनी यानी गुर्दे जो है, हम जब भी पानी पीते हैं तो जो पानी साफ़ होता है और साफ़ के साथ हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, वो पानी ये किडनी हमारी बॉडी को देती है। बाकी जो पानी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, यानी जो पानी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरत नहीं होती, वो ये किडनी हमारे जिस्म से निकाल देती है। तो ये किडनी क्या काम करता है, फ़िल्ट्रेशन का, यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि सफाई का, पानी साफ़ करता है, ठीक है। तो इस किडनी का काम क्या है, ये है इस किडनी की फिजियोलॉजी। ये ऊपर आप देख सकते हैं हार्ट है, ठीक है, हार्ट, ये हार्ट है। तो इस हार्ट का काम क्या है, ये इस हार्ट की फिजियोलॉजी है।
ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे एब्डोमेन हैं। तो इस लिवर का क्या काम है, जिगर का क्या काम है, ये है इसकी फिजियोलॉजी। मैं सबसे आसान एग्जांपल दूंगा स्टमक की। स्टमक जो है, स्टमक की काम क्या है, स्टमक की फिजियोलॉजी क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, तो अगर आप आसान अल्फाज में उसे ये भी कह सकते हैं कि स्टमक का काम ये है कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो उसे हल करने में हम मदद करता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो खुराक हम खाते हैं वो स्टमक जो है इस खुराक को डाइजेस्ट करता है। तो ये है इस स्टमक की फिजियोलॉजी। और भी इसमें और भी स्टमक की और भी फिजियोलॉजी है, लेकिन उस पर इतना डिटेल्स पर नहीं चाहता है क्योंकि फिर काफ़ी ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपको फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बताना था कि फिजियोलॉजी क्या है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में फ़र्क ये है कि अगर ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाते हैं, ये है इस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी। तो इसका नाम अगर स्टमक है, ठीक है, अगर इसका नाम स्टमक है तो ठीक है स्टमक है। फिर इससे जो ऊपर पाइप है इसका क्या नाम है, इसके जो नीचे पाइप है इसका क्या नाम है। तो ये है इस स्टमक की एनाटॉमी। लेकिन अब ये स्टमक काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, तो ये है इस स्टमक की फिजियोलॉजी। तो अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी की कोई भी किसी भी यानी एनी स्ट्रक्चर्स फंक्शन कहते हैं काम को, यानी किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन स्ट्रक्चर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन की बात यहाँ पे नहीं होगी। अब जो खून के रगे हैं ये ऑर्गन नहीं है, तो खून के रगों का क्या काम है, ये भी उसी के ब्लड वेसल की फिजियोलॉजी है। ब्लड वेसल उसे कहते हैं, खून के रगों को। तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑर्गन की आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हो गई। लेकिन याद रहे फिजियोलॉजी वो चीज़ है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शन देखेंगे। यानी अगर स्टमक है यानी मैदा है, तो मैदा नॉर्मली क्या काम करता है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल जब ठीक ठाक मैदा हो तो ठीक ठाक मैदा क्या काम करता है। फ़र्ज़ करें ये मैदा ठीक ठाक नहीं हो तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो ये फिर अगर काम करेगा भाई तो सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रहे फिजियोलॉजी उसी फंक्शन को कहते हैं, उसी काम को कहते हैं, उसी ऑर्गन के उस काम को कहते हैं जो नॉर्मल हो, जो कि ठीक ठाक हो। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ किडनी की, तो किडनी नॉर्मली क्या काम करती है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी फिल्ट्रेशन की, तो किडनी नॉर्मली फिल्ट्रेशन करती है, ये नॉर्मल काम है, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, तीसरा एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी भी हो गई। साथ ही साथ आज अभी डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी, तो मैं लिखता हूँ कि पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी की तरफ आते हैं कि पैथोलॉजी क्या क्या है। तो पैथोलॉजी कहते हैं जब हम किसी बीमारी की स्टडी करें, यानी जब हम किसी बीमारी को पढ़ें। यानी मैं अगर आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें इस गुर्दे में खुदा न खासा कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, कोई पथरी आ गई है या कोई ना कोई मसला आ गया, तो उस मसले को मैं जब स्टडी करता हूँ कि इसमें क्या मसला आया है, क्या डिज़ीज़ कहते हैं बीमारी को, ठीक है, क्या डिज़ीज़ आई है, क्या मसला आया है, क्या एब नॉर्मल चीज़ आई है। यानी अगर मैं आसान एग्जांपल दूँ तो गुर्दे की पथरी, अब इसमें इस किडनी में किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी आई है, तो उस पथरी की स्टडी मैं जब करता हूँ कि ये पथरी कितनी है, कितनी साइज़ की है, कितनी साइज़ की नहीं है, इस पथरी ने इस गुर्दे को कहाँ कहाँ ख़राब किया है, कहाँ कहाँ डैमेज किया है। तो जब मैं स्टडी करता हूँ बीमारियों की तो उसे कहेंगे पैथोलॉजी। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ यानी बीमारियों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। तो अब दोबारा इस पर आते हैं कि एनाटॉमी यानी जब हम स्ट्रक्चर को जान सकें उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फिजियोलॉजी वही स्ट्रक्चर काम क्या करता है, एंड पैथोलॉजी उसी स्ट्रक्चर में अगर बीमारी आ जाए तो हम वो किस तरह स्टडी करेंगे, ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ऑफ लिखूँगा, ऑफ एब्डोमेन। पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाए
तो एब्डोमेन का मतलब है कि एब्डोमेन के जितने भी स्ट्रक्चर है उसकी एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजी, फिर पैथोलॉजी हम पढ़ेंगे। आगे से बढ़ लें, थोड़ी बहुत एब्डोमेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एब्डोमेन है क्या चीज़। तो एब्डोमेन असल में एक रीजन है, एक एरिया है। कहाँ पर? हमारे जिस्म में। हमारे जिस्म में कहाँ पर? ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये एक इंसान के इंटरनल बॉडी है, यानी अंदरूनी जिस्म है, ठीक है। बाहर से तो मतलब इस तरह नहीं लगता, लेकिन ये अंदरूनी जिस्म है, ठीक है। तो ये अपर रीजन आप देख सकते हैं, ये है चेस्ट रीजन, ठीक है। ये है चेस्ट रीजन। तो ये अपर जितना भी एरिया है ये चेस्ट रीजन है, ठीक है। तो चेस्ट रीजन है, ठीक है। इसके बाद जो आएगी वो है एब्डोमेन, ठीक है। चेस्ट रीजन के बाद आएगी एब्डोमेन। पहले है चेस्ट, ठीक है, पहले है चेस्ट, उसके बाद एब्डोमेन, फिर एब्डोमेन के बिलो पेल्विस हम उसे कहेंगे, ठीक है। पेल्विस, ये सारे रीजन है, ये सारे रीजन है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन पर बात करें, ठीक है। पेल्विस को फिलहाल छोड़िए क्योंकि पेल्विस हमारा मेन टॉपिक है, उस पर आएंगे आराम से। पहले हम एब्डोमेन, तो एब्डोमेन एक एरिया है हमारे जिस्म में जो कि हम उसे पेट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेट इन जनरल है, मतलब पेट जो है ये अच्छी बात नहीं कि हम कहें कि हाँ एब्डोमेन जो है वो पेट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एब्डोमेन उस एरिया को कहते हैं जो कि चेस्ट रीजन और पेल्विस रीजन के दरमियान हो। अगर हम मेडिकल लफ्ज़ों में कहें तो दैट एरिया इन बिटवीन, यानी अगर मैं रीजन या एरिया बिटवीन, यानी किन दो चीज़ों के दरमियान, चेस्ट, ठीक है, चेस्ट एंड पेल्विस। पेल्विस इस एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमेन जब ख़त्म हो जाता है उसके नीचे ये सारा एरिया पेल्विस में आता है, ठीक है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो एब्डोमेन की बात होगी कि एब्डोमेन किसे कहते हैं। और फिर आप सब लोगों को पता है कि एब्डोमेन में क्या क्या चीज़ें पाई जाते हैं। जिस तरह किडनी की बात हो गई, साथ ही साथ लिवर की बात हो गई, लिवर यानी जिगर, स्टमक की बात होगी यानी मैदा, इस तरह और भी खुराक की नाली वगैरह होगी, इसके सामने आपको दिख रही है। ये सारे के सारे एब्डोमेन में पाए जाते हैं। इनके अलावा और भी चीज़ स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये चीज़ें हैं, और भी स्ट्रक्चर काफ़ी एब्डोमेन में पाए जाते हैं। खून के रगे भी बहुत सारी पाए जाते हैं। अब आते हैं कि इस एब्डोमेन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, यानी हम ख़ास बात करें, जिस तरह मैंने आप लोग को कहा कि दुनिया में बहुत सारे इंसान पाए जाते हैं, लेकिन उन इंसानों के अपने अपने नाम होते हैं। इसी तरह एब्डोमेन में भी, एब्डोमेन की भी हम बात करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज़ कौन कौन से हैं, उस पर आते हैं। यानी उसकी बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि कहाँ से शुरू हुआ है और उसकी मतलब ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और सामने एब्डोमेन के सामने क्या है, और एब्डोमेन के पीछे जो है वो क्या क्या पाया जाता है। यह है एब्डोमेन की बाउंड्रीज़। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अल्ट्रासाउंड हम जब भी करते हैं तो हमें इन एनाटॉमी की मालूमात होनी चाहिए कि एब्डोमेन में सबसे पहले आगे क्या आता है, पीछे पोस्टीरियर क्या आता है, ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है। ये सारे के सारे अल्ट्रासाउंड के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बाउंड्रीज़ यानी जहाँ पर एक जगह ख़त्म हो उसे कहते हैं बाउंड्री। तो अब बात करेंगे कि बाउंड्री, तो सबसे पहले आते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ये है ऊपर, यानी अगर मैं सुपीरियर की जगह अपर का भी यूज़ करूँ, ठीक है, अपर या उर्दू में ऊपर कहते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि एब्डोमेन के सुपीरियर क्या है, एब्डोमेन के ऊपर क्या चीज़ है। तो याद रहे जब भी चेस्ट रीजन ख़त्म होता है, ठीक है, ये चेस्ट रीजन है, ठीक है, ये सारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़े हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देखें, ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में इन फेफड़ों के साथ ये मदद करता है। ये स्ट्रक्चर इन फेफड़ों के साथ मदद करता है सांस लेने में। इसे कहते हैं डायफ्राम। इसकी डायफ्राम इसका नाम, इसको कहते हैं, ठीक है, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो उसका मतलब, अब यहाँ हम डायफ्राम की जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो डायफ्राम की जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एब्डोमेन जहाँ से शुरू होता है तो उसके सबसे एब्डोमेन के ऊपर जो है वो डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। डायफ्राम जो है
वो एब्डोमेन और चेस्ट रीजन के दरमियान पाए जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह बात करूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बाउंड्रीज बताओ एब्डोमेन की, तो सुपीरियर यानी एब्डोमेन में सबसे ऊपर जो बाउंड्री है उस पर क्या आएगा, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम, इसमें ये जी साइलेंट है। ठीक है, तो एब्डोमेन में सुपीरियर बॉर्डर जो है, यानी सुपीरियर बॉर्डर का मतलब ये है कि एब्डोमेन जहाँ से स्टार्ट हो गया है वहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो क्या पाया जाता है, तो बाउंड्रीज में एब्डोमेन के सुपीरियर डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम वो स्ट्रक्चर जो सांस लेने में फेफड़ों के साथ, लंग्स के साथ मदद करती है। अब मैं आता हूँ एक तो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर। अब दूसरे में बात करूँ इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचे, यानी एब्डोमेन के नीचे क्या पाया जाता है, या अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि मैं बिलो भी लिख सकता हूँ, बिलो यानी नीचे। तो एब्डोमेन के बिलो यानी नीचे कौन सा, मतलब बाउंड्री कौन सा है, यानी बाउंड्री में हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आता है एब्डोमेन के नीचे। तो ये देखिए ये एब्डोमेन है, फिलहाल ये खाली एब्डोमेन है जिसमें ऑर्गन जो है वो नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस कलरफुल में, ये है डायफ्राम। ठीक है, ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम से एब्डोमेन स्टार्ट है और नीचे इस एरिया को पेल्विस कहते हैं, पेल्विस। तो एब्डोमेन के ऊपर डायफ्राम होगा, ठीक है, और नीचे पेल्विस होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि क्या लिखूँगा, डायफ्राम के सुपीरियर तो डायफ्राम है, ठीक है, मुझे समझ आ गई, लेकिन बिलो इसके क्या है, पेल्विस। पेल्विस में कह सकता हूँ, उस स्ट्रक्चर को पेल्विस कहते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। ये एरिया पेल्विस है, ठीक है, इसको पेल्विस कहते हैं, पेल्विक भी कहते हैं, पेल्विस इसको कहते हैं। तो एब्डोमेन, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एब्डोमेन के इंफीरियर बाउंड्री में पेल्विस है। अब आते हैं कि एब्डोमेन के सामने क्या है, एंटीरियर। एंटीरियर कहते हैं सामने को, सुपीरियर यानी ऊपर, इंफीरियर यानी बिलो, एंटीरियर यानी बिल्कुल सामने। सामने की जगह मैं आगे का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ कि एब्डोमेन के आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड भी लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड यानी एब्डोमेन के आगे क्या है। तो एब्डोमेन के आगे आप सब लोगों को पता है कि एब्डोमेन के सबसे आगे जो कि आखिर हदूद है एब्डोमेन का, वो है स्किन। हमारा स्किन सबसे आगे है एब्डोमेन में। आप एब्डोमेन जैसे स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल इस स्किन को टच और फील दोनों कर सकते हैं। तो ये एब्डोमेन का सबसे फॉरवर्ड, सबसे इंटीरियर जो है वो यहाँ पर स्किन पाया जाता है। स्किन के साथ साथ मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ फैट्स भी पाए जाते हैं। फैट्स यानी चर्बी। चर्बी हमारे एब्डोमेन के आगे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं मसल्स भी लिख सकता हूँ, मसल्स। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मसल मतलब जिस्म के पट्टे। ठीक है, मसल तो वैसे गोश्त को भी कहते हैं, लेकिन जिस्म के पट्टे बहुत ज़्यादा आप एब्डोमेन में फील तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर अल्ट्रासाउंड में देख लेंगे कि एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा काफ़ी मसल्स पाए जाते हैं, काफ़ी फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्किन तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो एब्डोमेन के एंटीरियर यानी फॉरवर्ड यानी सामने, बिल्कुल आगे क्या है, स्किन, फैट्स एंड मसल्स। इसके बाद आते हैं पोस्टीरियर की तरफ, के एब्डोमेन के पीछे की तरफ के पोस्टीरियर। इस पी से अंदाज़ा लगा रहे कि पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ एब्डोमेन के क्या क्या है, यानी पीछे जो पोस्टीरियर जो बाउंड्री है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो पोस्टीरियर को मैं यहाँ बैकवर्ड कह सकता हूँ, बैकवर्ड यानी एब्डोमेन के बैकवर्ड की तरफ क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एब्डोमेन में बैकवर्ड खामखा स्किन तो होगा ही, ठीक है, स्किन तो खामखा है, लेकिन स्किन के साथ साथ कुछ बोन्स भी है। ठीक है, कौन से बोन, स्पाइनल बोन भी कह सकता हूँ, या सिंपल स्पाइन भी कह सकता हूँ। अब ये स्पाइन क्या चीज़ है, आप सबको पता है कि स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे
रीढ़ की हड्डी उर्दू में कहते हैं, ठीक है। मैं आप लोग यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊंगा कि बिल्कुल पोस्टीरियर की तरफ, बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ ये एक बोन होता है। ये देखिए एक बोन होता है, ठीक है, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये बोन, ये रीढ़ की हड्डी स्पाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एब्डोमेन के सबसे पोस्टीरियरली पाए जाते हैं, सबसे पीछे की तरफ पाए जाते हैं। जो जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इस बोन के आगे होते हैं, ठीक है। और ये बोन एब्डोमेन में सबसे पोस्टीरियर, सबसे पीछे की तरफ होता है। तो ये सारे थे बाउंड्रीज ऑफ एब्डोमेन। तो हमने सबसे पहले इंटीरियर पढ़ा, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने सुपीरियर पढ़ा, जिसमें सुपीरियर अपर की तरफ कौन सा है, डायफ्राम है। इन्फीरियर की तरफ कौन सा है, पेल्विस है, ठीक है। सुपीरियर डायफ्राम, इन्फीरियर जो है पेल्विस। फिर एंटीरियर की तरफ या फॉरवर्ड जो है वो स्किन है, स्किन के साथ फैट्स की बात होगी, चर्बी, मसल जो पट्टे होते हैं वो। और पोस्टीरियर की तरफ स्किन तो है लेकिन साथ में स्पाइन भी है। स्पाइन के साथ कुछ और भी मसल है जो कि पट्टे हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर वो भी है। तो ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा स्ट्रक्चर सुपीरियर है एब्डोमेन के, कौन सा स्ट्रक्चर इन्फीरियर है, कौन सा स्ट्रक्चर एंटीरियर है और कौन सा स्ट्रक्चर पोस्टीरियर है। ये सारे वर्ड जो है ये यूज़ होते हैं एनाटॉमी में, ठीक है, पोस्टीरियर, लेकिन फिजियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। इन शॉर्ट ये सारे मेडिकल वर्ड्स है जो कि डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, इसलिए ताकि पता चले कि एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर आगे की तरफ है तो एंटीरियर, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर और नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है पेरिटोनियम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिटोनियल या पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम का मतलब ये, अब इस पर आता है कि पेरिटोनियम है क्या। तो आप सब लोगों को पता है कि जो चेस्ट रीजन है वहाँ पर बोन्स होते हैं। ये देखें, ये सारे बोन चेस्ट रीजन के हैं। ये किस लिए हैं, ताकि इस बोन्स के पीछे जितने भी ऑर्गन है, यानी फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, यहाँ पर हार्ट पाया जाता है। हार्ट के साथ साथ यहाँ पर फेफड़े, लंग्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लंग्स और हार्ट को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए ये रिब्स होते हैं। यानी ये हड्डियाँ किस लिए होते हैं, ये हड्डियाँ इसलिए होते हैं ताकि एक तो बाकी जितने भी अंदरूनी जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको तो हिफाजत मिलेगी। साथ ही साथ हार्ट और लंग्स ये बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लंग्स, फेफड़े हमारी सांस लेने के लिए, और हार्ट जो है हमारी यानी जितने भी खून है हर जगह तक पहुंचाने के लिए हार्ट काम करता है, जिसे ब्लड सप्लाई कहते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये रिब्स इसलिए है, रिब्स बिल्कुल एक केज है। केज मतलब एक जाल है। जाल किस लिए है, जाल इसी के लिए होता है ताकि जाल के अंदर जो भी चीज़ हो वो बच सके, ठीक है। तो ये भी एक जाल है। मैं चेस्ट रीजन की बात कर रहा हूँ कि ये जाल क्या काम करता है, हार्ट के साथ साथ यानी दिल के साथ साथ लंग्स को बचाता है किसी भी नुकसान पहुँचाने से, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एब्डोमेन है। ये देखिए यहाँ पर एब्डोमेन है। तो जब यहाँ पर एब्डोमेन है, यहाँ पर कोई भी इस तरह कोई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद, कोई भी इस तरह बोन मौजूद नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स तो यही पाए जाते हैं एब्डोमेन में। गुर्दे हो गए, गुर्दे के साथ मैदा हो गया, मैदे के साथ जिगर हो गया, जिगर के साथ जितने खुराक के नाली है ये सब हो गए, उसके साथ खून के रगे हो गई, उसके साथ पट्टे हो गए, उसके साथ चर्बी हो गई। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। तो उसके बचाने के लिए क्या है, तो उसके बचाने के लिए यहाँ पर तो कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है ताकि उसको बचाए, लेकिन उसके बचाने के लिए पेरिटोनियम होता है। यानी इनके बचाने के लिए यहाँ पर नुकसान पहुँचाने यानी नुकसान ना पहुँचे, यहाँ पर एक सख्त तरीन लेयर होता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गन है उनके ऊपर एक कंबल बिछाया गया है, एक सख्त तरीन कंबल बिछाया गया है। और कंबल किस लिए, इसलिए कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन इस कंबल के नीचे हैं वो सारे के सारे बच सके। बिल्कुल 100% तो नहीं बचते, लेकिन बच सके, क्योंकि वो कंबल, वो लेयर बहुत ही सख्त है। उसी कंबल को हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पेरिटोनियम किसे कहते हैं, तो पेरिटोनियम एक लेयर है, ठीक है। एक लेयर, इस उर्दू में जिल्द कहते हैं, लेकिन जिल्द बहुत
मुश्किल वर्ड है, कुछ लोग जानते हो कुछ लोग नहीं जानते। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंबल की एग्जांपल दी कि यहाँ पर पेरिटोनियम एक कंबल की तरह है जो क्या क्या काम करती है, इन सारे ऑर्गन पर ओढ़ दिया जाता है, इसलिए कि ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हो, ठीक है, ऑर्गन जो है वो उनकी हिफाजत हो। तो पेरिटोनियम क्या है, एक लेयर है। मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पेरिटोनियम जो है वो एक लेयर है, ठीक है, जो क्या काम करती है, अ लेयर जो कि प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है किस चीज़ की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एब्डोमेन की जितने भी ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन की जितने ऑर्गन के साथ मैं स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, क्योंकि एब्डोमेन में जो ब्लड वेसल है, खून की रगें हैं, इसके साथ और भी रगें हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिटोनियम होता है। तो यहाँ पर पेरिटोनियम की बात होगी कि पेरिटोनियम किसे कहते हैं, याद रहे पेरिटोनियम सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन में पाया जाता है। पेरिटोनियम और चेस्ट रीजन में पाया नहीं जाता। पेरिटोनियम पाँव में, हाथों में, यहाँ पर पाया नहीं जाता। पेरिटोनियम सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन में पाया जाता है। अब पेरिटोनियम की मैंने बात कर दी कि ये कंबल की तरह है। तो कंबल सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो पेरिटोनियम एक डबल लेयर है। डबल लेयर है। डबल लेयर का मतलब ये कि दोनों साइड डबल लेयर का होना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, जो जितने ऑर्गन जितने भी अज़ा है वो हिफाजत में रहे, ठीक है। तो डबल लेयर पेरिटोनियम है। तो डबल लेयर का मतलब है कि दोनों साइड पर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पेरिटोनियम है, ठीक है, आप इसको अंदर के पेरिटोनियम है सामने से, जिसने एब्डोमेन ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ पर डबल हो गए, देखिए, मतलब एक आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, ठीक है। सेम इस तरह पेरिटोनियम में एक ऐसा लेयर है जो आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। तो जो आगे की तरफ है, ठीक है, वो ज़रूरी है कि वो उसका अलग फंक्शन होगा, उसका अलग काम होगा। जो कि पीछे है उसका अलग काम होगा, यानी पीछे जो है वो अलग प्रोटेक्शन करता होगा और आगे वाला लेयर जो है वो अलग प्रोटेक्शन करता होगा। तो डबल लेयर है, उसके फिर अपने अपने नाम भी हैं। तो डबल लेयर में सबसे पहले लेयर का नाम है पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम, यानी ये वही कंबल है लेकिन डबल कंबल है। तो सबसे आगे वाला है जो कि एब्डोमेन में दोनों होंगे, पैराइटल भी होगा, दूसरा जो टाइप है वो भी एब्डोमेन में होगा, लेकिन पैराइटल आगे की तरफ है, जो कि हमारे स्किन के बाद पाया जाता है, हमारे स्किन, हमारे फैट्स वगैरह, उसके बाद जो पेरिटोनियम आता है, ठीक है, उसके बाद जो लेयर आते हैं वही पेरिटोनियम है। यानी आप फ़र्ज़ के कंबल किसी ने पहना हो, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला कंबल होगा वो पैराइटल होगा, और जो ऊपर वाला कंबल है वो उसके अलग फंक्शन होगा, उसका अलग काम होगा, और दूसरा जो कंबल है यानी दूसरा जो लेयर है उसे हम कहेंगे विज़रल लेयर। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पैराइटल पेरिटोनियम की अपनी बीमारियां होती हैं, ये भी बीमारी इस पर आ सकती है, और विज़रल लेयर की अपनी बीमारी होती है। तो अल्ट्रासाउंड में ये फिर साफ नज़र आ जाते हैं कि इस लेयर्स में क्या जो है क्या इशू है। तो विज़रल लेयर या विज़रल पेरिटोनियम में कह सकता हूँ, क्योंकि लेयर तो दोनों है, लेकिन पेरिटोनियम इसलिए था कि आप लोगों को पता चले कि ये पेरिटोनियम की ही टाइप्स है। तो पैराइटल की बात होगी कि पैराइटल जो, अगर पेरिटोनियम डबल लेयर है तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो पेरिटोनियम होगा, और जो अंदरूनी लेयर है जो कि इंटरनल लेयर है पेरिटोनियम का, वो विज़रल होगा, ठीक है। तो ये जो पैराइटल पेरिटोनियम है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ये एब्डोमिनल जो वाल है, मतलब एब्डोमिन जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर होता है। तो मैं यहाँ लिखूँ कि लाइंस एब्डोमिनल वाल, यानी एब्डोमिनल वाल का मतलब है एब्डोमिन का वही दीवार जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। और विज़रल पेरिटोनियम की अगर मैं बात करूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि विज़रल पेरिटोनियम क्या काम करता है, कवर इंटरनल ऑर्गन, हमारे जिस्म के इंटरनल जितने भी अज़ा है, अंदरूनी जितने भी अज़ा है उनको कवर करता है, ठीक है। तो ये इसके अपने काम, हाँ ये भी कवर करता है पैराइटल, लेकिन पैराइटल ऊपर की तरफ है, इसका फिर जितना फंक्शन होगा वो स्टार्टिंग एरिया पर होगा। विज़रल लेयर फिर उसी ऑर्गन के साथ अटैच है, उसी ऑर्गन जितने अज़ा है उसके साथ अटैच है, उसके साथ नज़दीक है, इसलिए इसको यही फंक्शन दिया गया है
कि विज़ुअल लेयर यही काम करेगा और पैराइटल पेरिटोनियम यही काम करेगा। अब इन विज़ुअल और पैराइटल ये इस तरह डबल लेयर है जिस तरह अभी मैं बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो ग्रीन में बना रहा हूँ, ठीक है, ये है विज़ुअल लेयर, ठीक है, पैराइटल लेयर फॉर एग्जांपल ये है पैराइटल लेयर, यानी हम साइड से इसको देख रहे हैं। जिस तरह मैंने इस मोबाइल की एग्जांपल दी, इस मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पर क्या होगा कि आगे की तरफ भी लेयर है, पीछे की तरफ भी लेयर है। तो ये मैं इस तरह साइड से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह साइड से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रीन है ये पैराइटल पेरिटोनियम है और ये जो पिंक कलर का है ये विज़ुअल है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ का है और ये अंदरूनी इंटरनल तरफ का है। तो ये आप मिसाल कर ले कि ये वही दोनों कंबल है जो एक इंसान ओढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों कंबल के दरमियान एक स्पेस भी होगा, ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, ये स्पेस, इस स्पेस का इन दोनों में होना लाजमी है। लाजमी इसलिए है ताकि ये एक दूसरे दोनों पर स्लाइड करें मतलब जब भी हम सांस लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम सांस लेते हैं मतलब सीना जब बाहर आता है अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये पेट भी बाहर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आता है। साथ ही साथ हम जब खुराक खा लेते हैं तो पेट थोड़ा सा ऊपर आता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों लेयर्स के दरमियान यहाँ पर स्पेस ना होता तो ये बिल्कुल सख्त होते हैं। तो हम जब भी खुराक खाते हमारे पेट जो है ये बिल्कुल बाहर ना आता और बहुत इंसान को फिर बहुत तकलीफ़ होती। आप इस तरह मिसाल दे सकते हैं कि अगर एक बंदे ने कंबल पहना हो और वो कंबल बहुत सख्त, इतना सख्त हो कि वो इंसान जो है वो हिल नहीं सकता उस कंबल में, तो उसको खामखा तकलीफ़ होगी क्योंकि कंबल बहुत सख्त है। तो इसको नरम बनाने के लिए, इस लेयर्स को नरम बनाने के लिए यहाँ पर एक स्पेस पाया जाता है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियल स्पेस। यही सेम पेरिटोनियम नाम दिया गया है, लेकिन उस स्पेस का नाम पेरिटोनियल स्पेस, जिस तरह मुख्तलिफ रोड्स होते हैं तो उस रोड के अपने अपने नाम होते हैं, तो इस तरह पेरिटोनियम के भी पेरिटोनियल स्पेस का भी नाम है पेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। और पेरिटोनियल स्पेस में अपना एक थोड़ा सा फ्लूइड भी पाया जाता है। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर बीमारियों में, अक्सर पैथोलॉजी में क्या हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी। तो वो एक बीमारी है। तो नॉर्मल अगर एक सेहतमंद इंसान में जितना भी पेरिटोनियल स्पेस है उसमें थोड़ा सा फ्लूइड, थोड़ा सा पानी पाया जाता है। पानी इसलिए ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाए, ठीक है। जब पानी नहीं होगा तो ये फिर स्लाइड नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल सख्त तरीन बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है जिसे पेरिटोनियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।